नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। पूर्व पायलट मनमथम राउत बोले, ट्रेनिंग पर कभी कोई सवाल नहीं उठा। हत्याकांड में सोनम की भूमिका पर बड़ा शक। डिप्टी सीएम अरुण साव बोले, पूरा देश इस हादसे से दुखी। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। पूर्व पायलट मनमथम राउत बोले, ट्रेनिंग पर कभी कोई सवाल नहीं उठा। AI 171 विमान दुर्घटना को लेकर अब विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एयर इंडिया के पूर्व कमर्शियल पायलट और बीजेडी नेता मनमथम राउत ने कहा कि आज तक किसी ने एयर इंडिया के प्रशासनिक मानकों पर सवाल नहीं उठाया है। यह हादसा चौंकाने वाला है। राउतरे ने इस हादसे से जुड़ी अफवाहों को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि घटनास्थल से शुरुआती तौर पर जो डाटा सामने आया है उनमें से कई बातें आधी अधूरी और भ्रमित करने वाली है। धीरे धीरे सामने आ रहे तथ्य कभी ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। उनके मुताबिक विमान का मेंटेनेंस हाल ही में हुआ था। कई कंपोनेंट की ओवर हॉलिंग पूरी हो चुकी थी। फिर भी अगर लैंडिंग गियर फेल हुआ है तो ये किसी बड़ी तकनीकी खामी और इशारा करता है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि विमान के थ्रस्ट सिस्टम में कोई गंभीर समस्या रही होगी। अगर दोनों लैंडिंग गियर फेल हुए हैं तो ये बेहद दुर्लभ है और ऐसे में बोइंग के डिज़ाइन पर भी सवाल उठता है। राउतरे ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी निष्पक्ष पर पहुंचने से पहले ब्लैक बॉक्स डाटा और विस्तृत तकनीकी जांच शुरू होती है। सभी को नमस्कार। ये दुखदायक घटना पे आप लोगों को जो सुनने में आया, आप लोगों ने देखा भी आप लोगों ने वीडियोस में, इसके लिए पायलट के हिसाब से मैं खुद कैप्टन हूँ। 787 800 जो ड्रीमलाइनर जो जहाज आप देख रहे हैं, वो जहाज को पता नहीं मैं कितने बार उड़ा चुका हूँ, गिना तो नहीं हूँ लेकिन लॉग बुक में है मेरे भरे पड़े। अहमदाबाद लंदन वाला फ्लाइट्स भी मैंने कितने बार किए हैं। एयर इंडिया 171 172 ये सारे फ्लाइट्स बहुत बार किए हैं। 1 साल से मैंने एयर इंडिया छोड़ा है, रेजिग्नेशन दिया, तो मैंने एग्जैक्ट अपडेट्स नहीं है, बट मेरे सारे बैचमेट्स सब वहीं पे काम कर रहे हैं। बहुत मेहनती हैं, बहुत प्रोफेशनल एयरलाइन है और आज तक एयर इंडिया की ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स पे किसी ने क्वेश्चन भी नहीं उठाया। तो जो दृश्य देख रहे हैं हम लोग, विभिन्न बहुत जगह से बहुत कुछ डेटा आया कल, जो आधा अधूरा सच भी नहीं था। तो इतने सारे डेटा में गलत एनालिसिस हो सकता है। तो पहले जो डेटा मेरे पास आया थोड़े बहुत चैनल से, उसमें लगा कि पायलट्स के काफ़ी मेजॉरिटी गलत हो सकता है, गलती। फिर जब नया वीडियो आया उसमें दिखा कि नहीं, पायलट्स के शायद मेजर गलती पायलट्स की नहीं है, शायद फिर भी है, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। टेक्निकल हो, प्रोफेशनल हो, प्रैक्टिकल हो, सब सारे एक्सपीरियंस है मेरे। 5 साल तक मैं कमांडर था उसी जहाज पे। तो पायलट्स से कुछ गलतियां हो सकती हैं जो मैं आपको अभी समझाऊंगा तो समझ नहीं पाएंगे आप, क्योंकि वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। पर इसमें जो धीरे धीरे तथ्य आ रहे हैं कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में था, मेंटेनेंस में काफ़ी बड़ा काम हुआ है, काफ़ी चीज़ें ओवरऑलिंग हुआ है, उसमें शायद मेंटेनेंस में कुछ गलती हो गया हो, क्योंकि बोइंग का जो रिकॉर्ड है आज तक परफेक्ट है इस जहाज का। इनिशियली जब आया था 14 साल पहले, ये जहाज नया लॉन्च हुआ था, तो उसका बैटरी में थोड़ा इशू था, क्योंकि ये जहाज बहुत एफिशिएंट है। तेल के मामले में बहुत कम खपत होता है इसमें, तो एफिशिएंट बहुत है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट जहाज है, बहुत स्टेबल, बहुत एडवांस जहाज है ये। तो उसके अलावा और मेजर कुछ इशू नहीं था। और जो भी इश्यूज था पहले के एक दो साल में सब ठीक कर दिया गया था, सटीक था वो। तो पिछले 10-12 साल से एक भी इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे होना, जैसे कि आशंका ये है कि जैसे ही टेक ऑफ हुआ है उसके बाद थ्रस्ट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। थ्रस्ट का मतलब इंजन पावर, जैसे हम लोग पावर बोलते हैं, एक्सीलरेटर बोलते हैं हम गाड़ी पे, वैसे हमारा वो जो पावर थ्रस्ट होता है, तो थ्रस्ट जितना चाहिए था, क्योंकि पूरा लोडेड जहाज था ये, 3-4 फैक्टर्स पे लोड का समझ में आता है कि जैसे पूरा जहाज फुल था, पैसेंजर फुल थे, उनके लगेजेस भी फुल होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि गुजराती कितने ज़्यादा मात्रा में यूके में रहते हैं, तो वो लगेज भी उसी हिसाब से लेके भी जाते हैं। तो और पाकिस्तान एयर स्पेस बंद है, तो और एक्स्ट्रा फ्यूल लेके जाना पड़ता है।
तो इस कारण जहाज पूरा लोडेड था, मैक्स लोड तक। उसके बाद ये समर वाला गर्मी के मौसम में वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम होगा। डेंसिटी जैसे ही कम होता है, एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस कम हो जाता है। तो जितना मात्रा में हम लोग वेट लेके उड़ सकते थे, उससे कम हो जाता है, क्योंकि एफिशिएंसी कम हो जाता है, इंजन पावर का एफिशिएंसी कम हो जाता है। तो ये बहुत थिन मार्जिन है। तो उस कैलकुलेशन में कहीं पायलट लोगों ने गलत कर दिया क्या, बस एक ही दिमाग में मेरा वो चल रहा है। और उसके बाद जो विजुअल्स आ रहे हैं, उसका लैंडिंग गियर अप नहीं गया है, क्योंकि जैसे ही हम लोग हवा में उड़ते हैं, फर्स्ट काम हमारा होता है कि लैंडिंग गियर अप करना। आप लोगों को समझ नहीं आएगा, बट फॉर्मूला बहुत कुछ चीज़ें होती हैं सिखाने में, पढ़ने में, क्योंकि वो एक बार वो जो लैंडिंग गियर बहुत हैवी होते हैं वो, और वो स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन के नहीं होते, तो वो ऑकवर्ड शेप के हैं, क्योंकि वो पहिए हैं, वो एयरलाइन जो स्ट्रीमलाइन मतलब पूरा एकदम स्ट्रीम हवा में घुसने के लिए जो एकदम स्लीक डिज़ाइन होना चाहिए, वो लैंडिंग गियर उसमें बैठता नहीं है। इसीलिए लैंडिंग गियर को ऊपर ले लेते हैं हम लोग। तो एक बार अंदर चला जाता है तो वो पूरा क्लीन सरफेस हो जाता है, तो उसमें उड़ाने के लिए बहुत आसान होता है। वो उसमें लिफ्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो लैंडिंग गियर अप नहीं गया मतलब कोई मेजर डिफेक्ट है, 100% कोई मेजर टेक्निकल प्रॉब्लम है, लैंडिंग गियर अप ही नहीं गया। तो उनके ये पायलट्स लोगों के सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम हुआ उनको, वो लैंडिंग गियर अप ही नहीं गया। और जैसे ही अप नहीं गया, उसके बाद 400 या 600 फीट के आसपास थ्रस्ट कम होने लग रहा है, क्योंकि उनके पास वो थ्रस्ट मिल ही नहीं रहा ऊपर जाने के लिए, चढ़ ही नहीं पा रहा, उसको अटक गया कुछ 1-2 सेकंड के लिए वहीं पे, फिर धीरे धीरे नीचे आने लगा। तो इसमें इंजन फेल एक हुआ है या 2 हुआ है, क्योंकि अगर एक भी होगा तो जहाज थोड़ा हिलना चाहिए था, थोड़ा सा, क्योंकि मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, एडवांस्ड है, कंप्यूटर है, ऑटो पायलट्स भी हैं जो हेल्प करते हैं आप लोगों को। बट पायलट का इनपुट चाहिए ही चाहिए, बट उसमें आपको हेल्प मिलता है सिस्टम से। तो जहाज बिल्कुल हिला ही नहीं है, तो मुझे डाउट है, और उसका रडर का भी मूवमेंट नहीं है, तो इंजन फेल होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो जो आशंका हो रहे हैं कि एक इंजन फेल हुआ है, 2 हुआ है, अगर दोनों हुए हैं तब तो इसमें बोइंग का कोई ना कोई डिजाइन में फॉल्ट है, जो इतने सालों से पता नहीं चल रहा था, या फिर इतने सालों से हमें समझ नहीं पाया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हत्याकांड में सोनम की भूमिका पर बड़ा शक। 22 मई को मेघालय में मानव खिलायत गांव में स्थानीय गाइड अल्बर्ट बीजी ने राजा और सोनम रघुवंशी को गाइड सेवा की पेशकश की थी, लेकिन दंपति ने उन्हें मना कर दिया और किसी अन्य गाइड के साथ चले गए। अगले ही दिन यानी 23 मई को अल्बर्ट पीटी ने दंपति को फिर से देखा। इस बार उनके साथ 3 अज्ञात पुरुष भी थे। ये सभी लोग मानव खिलायत के और जाने वाले करीब 3000 सीढ़ियां चढ़ रहे थे। गाइड के मुताबिक तीनों पुरुष आगे आगे थे और महिला उनके पीछे चल रही थी। ये सभी आसपास में हिंदी में बातचीत कर रहे थे। सबसे अहम बात अल्बर्ट बीडी ने बताई कि पुलिस द्वारा दिखाए गए फोटो में से एक संदिग्ध की पहचान कर ली है। ये पुलिस जांच के लिए एक बड़ा सुराग माना जा रहा है। Kerteng. My name is Albert Play. I stay in Malakhet village. I'm going from Malakhet to Double Decker to Nongret. छोटा इंग्लिश में छोटा Okay. What about on this day when Sonam and Raja Raghuvanshi was met on In 22 Tariq, I saw him that 2 person only, that Raja and Sonam. But 22 I don't know that name the Raja, and before I know that name Raja and Sonam. What he talked to you on this day? No, he don't talk to me, because for me I talk with them, because I have Bhawan Sai Kupana, that is my friend. That English also he know little, but I told you, he told me you go to ask them to take guide tomorrow. But then I go to ask them, Sonam and Raja. Then I talk first. I talk Raja Raghuvanshi, but he don't know English. He know little bit, very little. That's why I have to talk with Sonam, because she know the English. I told him, you have to take local guide tomorrow, because you get lost from Terna village, but you get lost there, but you have to take taxi, you get lost, you have to pay 3,000, 4,000, something like that, but you have to take taxi.
Then he asked me, I don't want guide tomorrow because I don't want guide tomorrow because I came today, but I know tomorrow the way. Okay. On 22, that's it. Yeah, 22, yeah. 23rd, what happened? 23rd, I saw him on the middle way. It's not middle, Thora niche. I don't talk with them. I saw him with Raja and three people. He go together, and Sonam Raghuvanshi, he came behind. Okay. तो उस दिन क्या राजा था उस समय? On that day, Raja With three people? with three people. Yeah. Raja, Raghuvanshi, Sonam, and on three accused. Raja with three people, he go together. But that Sonam Raghuvanshi, he came behind. I saw him behind. After this incident, you informed police also? Yeah, because for me I don't know first because I saw that YouTube. I saw him, but I don't know the name also. Before I don't know the name that Raja and Sonam. After that, you can inform. Yeah. So police will talk to you also? Yeah. It's okay. What you say on police? Yeah, same thing I talk. Same thing I talk with police also. You can how much you can they can say anything about on this incident? You know that everything. Your guide and your partner guide. Yeah. He accompanied you. I asked them all tourists. We came from Malakhet village. We have to take local guide because safe is necessary. Guide is compulsory because there are also many way, but you get lost. Sometimes you don't see double decker because there are also diversion. That's why we have to take local guide. So any other talk और किसी कुछ छोटा बातचीत हुआ है उनसे किसी भी तरह का any what about any another issues he can talk to you also Sonam and Raja Raghuvanshi on 22? No, Nothing. nothing. So you saw the faces. You can identify the faces on that person on three people. To identify the face on three. Yeah, that three people I saw that one person only. I remember that one person. Okay. So what's That another person I remember a little bit, but that one guy. you saw the photo that you can identify? Yeah, I have photo also. You have photo. Yeah. So you identify these people Yeah. and you show up the police also. Yeah. I show only that one people. Okay. Your name on your My name is Albert Pre. guide I'm guide from Malakhet. or address Malakhet. on double decker. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिप्टी सीएम अरुण साव बोले, पूरा देश इस हादसे से दुखी। राज्य के डिप्टी सीएम अरुण साव ने रायपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है जिसमें पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए बताया कि इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का भी निधन हो गया है। ये पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। डिप्टी सीएम ने कहा, मैं सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। देश भर से मिल रही इन संवेदनाओं से ये साफ है कि AI-171 हादसा केवल एक तकनीकी त्रासदी नहीं बल्कि राष्ट्रीय शोक बन चुका है जिसमें राजनीतिक, प्रशासन और आम नागरिक सभी की भागीदारी दिखाई जा रही है। इन घटना के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहाँ आते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी आए, घटना में जो घायल हुए उनसे मुलाकात की, परिजनों से मुलाकात की। अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है बहुत दर्दनाक और तकलीफ देने वाला हादसा है और ये इस घटना से पूरा देश दुखी है। इस घटना में हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का देहांत हुआ है और इतनी बड़ी संख्या में लोग हमसे बिछड़कर चले गए इस घटना से। बहुत दर्दनाक घटना है। हम सब इस घटना से दुखी हैं। सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभी उनके परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं।
राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह से राहत और बचाव काम में जुटी हुई है। गुजरात के समाज सेवी संस्थाएं भी हर तरह से मदद कर रही हैं। घटना के तुरंत बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं घटनास्थल पहुंचे और आज देश के प्रधानमंत्री जी अहमदाबाद पहुंचकर घायलों से मिले, अस्पताल जाकर घटनास्थल का दौरा किया और उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक भी की। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार हर संभव मदद कर रही है। पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। भारत सरकार और राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। सर, पवन खेरा जी कह रहे हैं कि गृह मंत्री कम से कम जवाबदेही का वादा तो कर सकते हैं, नाक की कंधा उठाकर भाग्य पर भरोसा दे रहे हैं। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मंत्रालय क्या कर रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसी दर्दनाक घटना पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। ये दुर्भाग्यजनक है। जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार, राज्य सरकार पूरी तरह से संवेदनशीलता से इस मुद्दे पर काम कर रही है। उच्च स्तरीय जांच भी हो रही है और जांच में जो भी तथ्य आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। कांग्रेस को सब्र करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए आने वाले समय का। घटना के तुरंत बाद पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय इस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शत्रुघ्न सिन्हा बोले AI-171 हादसा जांच का विषय। AI-171 विमान हादसे को लेकर अब टीएमसी सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। अंसुल पश्चिम बंगाल से सांसद सिन्हा ने कहा, ये पूरी घटना जांच का विषय है। ऐसी फ्लाइट जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन फ्लाइट में गिना जाता है, उनमें एक साथ दोनों इंजन फेल हो जाना ये लगभग असंभव सा लगता है। उन्होंने इस हादसे की गंभीरता से रेखांकित करते हुए कहा कि ये घटना बहुत दुर्लभ है। हमें समझना होगा कि क्या ये मेंटेनेंस की विफलता थी या वास्तव में इंजन की तकनीकी खराबी। सिन्हा ने ये भी कहा कि जब देश में इस तरह का विमान हादसा हो जाता है तो सिर्फ अफसोस जाहिर करना काफ़ी नहीं है। ऐसे हादसे सबक होते हैं, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हर एंगल से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच जरूरी है। मैं तो एकदम स्तब्ध हूँ, स्पीचलेस हूँ। ऐसा हादसा तो शायद सालों के बाद, या दुनिया के सबसे बड़े हादसों में से एक हादसा, वो भी ऐसा दुर्भाग्य कि हमारे ही देश में होना था और हमारे देश, हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग उसमें मारे गए हैं। अब चूंकि ये इंक्वायरी का विषय है, कैसे वह लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं या तरह तरह की उम्मीदें उनको भिन्न भिन्न एजेंसी से हैं, वो बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और एक ही भी ताज्जुब होता है कि सो इंजन जो है, इतना मजबूत प्लेन, इतना ज़बरदस्त प्लेन और दुनिया के चंद सबसे मजबूत, सबसे अच्छे विशाल प्लेन्स में से एक हमारा ड्रीम लाइनर, और उसका इस तरह से चला जाना, इस तरह से हादसे का शिकार होना, वो भी चंद सेकंड्स के अंदर या मिनट्स के अंदर, और वो भी लोग कहते हैं कि दोनों इंजन एक साथ करीब करीब फेल हुए, जो सब नामुमकिन सा लगता है। एक इंजन फेल होने पे वो बड़ी मुश्किल से एक इंजन फेल होता है और दूसरे इंजन को संभालने का पूरा मौका रहता है। सिस्टम ऐसा बना हुआ है। और हमारे सारे जानकार मित्र कह रहे हैं, मैं अपने छोटे भाई समान दोस्त राजीव प्रताप रूडी जी को सुन रहा था, जो बहुत अच्छे पायलट भी हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, और वो बता रहे थे कि ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में से एक केस हुआ है ये अपना उस बोइंग का, इस तरह से ड्रीम लाइनर का इस हादसे का शिकार होना। और हमारे समाज के लोग थे बैठे हुए थे, हमारे परिवार के लोग बैठे हुए थे। एक क्षण में क्या हो गया, कैसे ये सब
सवाल का कोई जवाब ही नहीं मिल रहा मुझको। अब लोग कह रहे हैं, मैं ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी प्रार्थना अर्पित करता हूँ। जो घायल हैं उनके लिए यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो, स्पीडी रिकवरी हो और इस मामले का जल्द से जल्द समाधान हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कहीं किसी किस्म की कोई कहने में ही अजीब सा लगता है, डर लगता है कि कहीं ये इंजन फेलियर का मामला है कि कोई किसी किस्म की नाकामी का मामला है। अब साजिश तो कहते हुए बहुत डर लगता है मुझको, लेकिन आशंकाएं हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। अब वही मैं चाहूँगा कि इसका जल्द समाधान हो, क्योंकि पूरे विश्व को हिला दिया है ये मामला। सिर्फ पुतिन साहब के और ट्रंप साहब के शोक संदेश का ही नहीं है, यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि तमाम दुनिया के लोग इतने शोक में हैं, इतनी घबराहट में हैं, इतनी चिंता में हैं कि अब इतना बढ़िया टेक्निकली एडवांस्ड ड्रीम लाइनर के साथ ऐसा हो जाए। अब क्या हुआ है, मेंटेनेंस फेलियर है, पायलट्स के ऊपर मैं इस वक्त बगैर इंक्वायरी के कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि पायलट जो थे हमारे 8-10 हज़ार घंटे का उनको एक्सपीरियंस था, उससे ज़्यादा का को पायलट भी थे, उनके पास भी 1100 घंटों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस था। और ऐसे भी बड़ा आसान है कहना पायलट्स के ऊपर दोष लगा देना, क्यों भाई, पायलट्स तो कभी जो आदमी चला गया वो तो कभी कुछ कह नहीं पाता, वो उसका जवाब दे नहीं पाता है। तो अभी ऐसा नहीं कह रहा हूँ किसी ने ऐसा लगाया, लेकिन कुछ बातें होती हैं कि किसका है, क्यों। अभी इसके जैसे मैंने कहा मेंटेनेंस फेलियर का मामला है कि इंजन फेलियर का मामला है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, चंद सेकंड्स के अंदर हुआ, चंद मिनट के अंदर हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब बहुत सारी बातें हैं। और मैं चाहूँगा उन बातों का जल्द से जल्द समाधान सामने आए। और इस बीच में मैं अपनी प्रार्थना अर्पित करता हूँ शोक संतप्त परिवार के लिए और तमाम हमारे जो समाज के परिवार के लोग हैं, घायल लोग हैं, उनकी स्पीडी रिकवरी की भी कामना करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रैफिक से राहत के लिए उत्तराखंड सरकार की 3 स्तर की योजना, बोले पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, पर्यटकों को ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए अल्पकालिक से दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जा रही है। देहरादून से एविवेंटर रोड बाईपास और कैची धाम की भी विशेष योजना पर काम चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बढ़ती पर्यटन भीड़ और ट्रैफिक जाम को लेकर सरकार की रणनीति साझा की है। सीएम धामी ने कहा, पर्यटकों को लंबे ट्रैफिक जाम में न फंसना पड़े, इसलिए हम 3 स्तरों पर योजना बना रहे हैं, अल्पकालीन, मध्य अवधि और दीर्घकालीन। उन्होंने बताया कि देहरादून में 2 जगह एलिवेटेड रोड बनाने का प्रयास रखा गया है ताकि शहर के भीतर यातायात को सुगम बनाना जा सके। नए बाईपास रूट तैयार किए जा रहे हैं जिससे हाईवे ट्रैफिक शहर में प्रवेश न करे। कैची धाम जो इन दोनों श्रद्धालुओं और पर्यटकों का प्रमुख केंद्र बन चुका है, वहां भीड़ नियंत्रण और सुविधा विस्तार के लिए अलग से योजना तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जरूरत होगी हम भारत सरकार से भी मदद लेंगे। इसके अलावा मॉनसून और 4 धाम यात्रियों के सीजन को देखते हुए उन्होंने हेलीकॉप्टर सेवाओं की समीक्षा भी पूरी कर ली है और कहा कि आने वाले दिनों में ये सेवा नियमित रूप से चालंकित की जाएगी ताकि आपात स्थिति और तेज आवाजाही में कोई बाधा न हो। आज भी आपने कहा है कि टूरिस्ट बहुत बढ़ रहे हैं कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक, और ये राज्य के लिए भी बेहतर है। और क्या कुछ हम कर रहे हैं सर जिससे आने वाले जो टूरिस्ट हैं, एक तो उनकी सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, उसके साथ साथ उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी यात्रा आसानी से पूरी हो जाए, लंबे जाम में उनको न फंसना पड़े, अन्य परेशानियों में न जाना पड़े। उसके लिए हम 3 प्रकार की योजनाओं पर काम कर रहे हैं, अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। तीनों योजनाओं पर हमारा काम चल रहा है, जिससे कि आने वाले समय में कुछ अन्य हम बाईपास इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं। जैसे देहरादून में
रिस्पना और बिंद्राल पर एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव हमारा आगे बढ़ा है। इसी प्रकार कैंची धाम की समस्या भी एक बड़ी समस्या के रूप में आ रही है। वहां पर भी यात्रियों की संख्या बढ़ी है, उसके कारण से आने जाने वाले लोगों के लिए कुछ चुनौती खड़ी हुई है। उन सभी पर हम काम कर रहे हैं। कल भी हमने समीक्षा की, आगे भी करेंगे। और भारत सरकार का भी जहां इसमें हमको सहयोग लेना होगा, भारत सरकार का भी सहयोग हेली सेवा। देखिए, हमने कहा है कि हर हालत में सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। और एक चूंकि इस बरसात से पहले हमने इसकी समीक्षा की है, लेकिन आगे आने वाले सीजन में पूरी तरह से नियमित रूप से सेवा चलेगी। इसमें हमने यहाँ हमारा राज्य का यूकाडा जो यहाँ की नोडल एजेंसी है, इसको संचालित करने वाली AIB के लोग हैं और DGCA के लोग हैं, सभी के साथ बैठक की है। इसके साथ साथ एविएशन कंपनियां, उनके लोगों से भी हमने कहा है कि भाई आपके कई सारे फेरे लगते हैं और वो सब मानकों के आधार पर लगे। सबसे पहले उनका जो सुरक्षा के मानक होते हैं, उन मानकों का पूरी तरह से पालन हो, उनकी फिटनेस इत्यादि हो। और साथ में जो हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले, उन क्षेत्रों में जो पायलट करते हैं, जो हेलीकॉप्टर चलाते हैं, उनका जो है एक बड़ा अनुभव, दीर्घकालीन अनुभव भी उनका होना चाहिए। और उसके आधार पर ही यहाँ सेवाओं की हम परमिशन आगे करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। AI-171 हादसे पर पायलट अशरक शेख का बयान। AI-171 विमान दुर्घटना को लेकर अब विशेषज्ञों की राय सामने आने लगी है। वाणिज्यिक पायलट कैप्टन अशरक शेख इस हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये हादसा मानवीय गलती का परिणाम हो सकता है। उनके मुताबिक संभावना है कि एक पायलट ने लैंडिंग गियर की जगह गलती से फ्लैश को ऊपर उठा दिया हो, जिससे विमान की स्थिरता बिगड़ गई हो। मेरे अनुभव में ये सबसे स्वाभाविक तकनीकी चूक हो सकती है। दूसरी बड़ी आशंका उन्होंने ईंधन संदूषण को लेकर जताई। ये ऐसी स्थिति होती है जब ईंधन से मिलावट या गड़बड़ी की वजह से इंजन तक ऊंची ईंधन नहीं पहुंचता और दोनों इंजन फेल हो सकते हैं। कैप्टन शेख ने ये भी कहा कि हाइड्रोलिक विफलता और पक्षी से टकराव जैसे अन्य तकनीकी कारणों को भी नजरअंदाज किया नहीं जा सकता और इस सभी को कोनों से जांच की जरूरत है। And which is absolutely my own view. It's nothing to do with anybody else. Neither I'm diminishing anybody. This is what I see the video and my personal own view. Number one, the most appropriate theory from my side, with my experience, I can say that it was a human error. What I see that, and which I could be completely wrong, but what I see is a human error because both the engine was in full power when it took off, and within 3 kilometers it's fell from the sky, which is unheard of. And as I can see from the video, that the flap setting was up, and the undercarriage, which is the wheel, that was down. So when we take off within say 10 to 50 feet above the ground, when we have positive rate of climb, we immediately take the undercarriage up, which is the wheel up. And in this case, you could see the undercarriage was, although this aircraft has gone 425 feet above the ground, still it was not there, which is very surprising that how it has happened. Because immediately once we start climbing, we should generally it goes up. At the same time, the flap setting, which should be down, which should be in configuration of climbing, which was what I can see from the video, it was not there. So, it could be a human error. How it can happen is that instead of one of the pilot, instead of putting the landing gear up, must have put the flaps up. And that's the only explanation what, as my experience, I could say that this could be one of the reasons what has happened. And the second reason, it could be, the fuel contamination, where the both engine can have deprived of good fuel,
and that could cut the engine off, which led to fall of this aircraft. And other theories are there: hydraulic failure, bird strike. All these things are also there, cannot be ruled out. So this is my own view, and this is what I see prima facie. And after investigation, I'm sure we'll come back to the pinpoint what has happened. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वजूभाई वाला बोले रूपानी एक दुश्मन मुक्त नेता थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल वजूभाई वाला ने AI-171 विमान दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वजूभाई वाला ने भावुक स्वर में कहा, ये एक अत्यंत दुखद घटना है। हमारे पूर्व सीएम विजय भानु रूपानी उस विमान में थे। उन्होंने जनसेवा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। उन्होंने रूपानी के व्यक्तित्व को भी याद करते हुए कहा कि ये एक दुश्मन मुक्त व्यक्ति थे, किसी से बैर नहीं, कोई विवाद नहीं। वे शांत, सहज और सौम्य राजनीतिक थे, जो विवादास्पद राजनीतिक से हमेशा दूर रहते थे। ये बयान न सिर्फ एक राजनीतिक सहयोगी की व्यक्तिगत श्रद्धांजलि है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि रूपानी जैसे नेता अपने शालीन राजनीतिक व्यवहार और प्रशासनिक समर्पण के लिए कितने सम्मानित थे। हादसे ने न सिर्फ सैकड़ों परिवारों को उजाड़ा है, बल्कि राजनीति को भी एक अनमोल और शांत व्यक्तित्व से वंचित कर दिया है। किस तरह से आप उनको याद करेंगे, उनका जो योगदान रहा है, किस तरह से इस पूरी घटना को? जो अहमदाबाद में घटना बनी है वो प्लेन क्रश की घटना समस्त भारत देश के लिए बहुत दुखद घटना है। हमने हमारे देश के बांधवों ऐसी तरह से प्लेन में क्रश होकर मृत्यु होता है, वो बहुत दुखद घटना है। और खास करके वही प्लेन में हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और राजकोट के MLA विजयभाई रूपाणी भी रहा है। खास करके विजयभाई रूपाणी अपने जीवन में सक्रिय कार्य करता थे। उन्होंने संघ की विचारधारा के मुताबिक अपनी युवा अवस्था में जब वो स्टडी करता था तब से ही विद्यार्थी परिषद का काम करता था। स्टडी पूर्ण होने के बाद उन्होंने विद्यार्थी परिषद के प्रचारक तरीके भी उन्होंने काम किया। उसके बाद जब वो पॉलिटिक्स में आया तो यहाँ कॉरपोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने, मेयर बने। उसके बाद वो हमारे गुजरात के प्रांत के प्रमुख भी रह चुके और फिर वो जब MLA बने तो MLA के बाद वो चीफ मंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने। जो भी समय उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हुआ, मेयर हुआ, MLA हुआ, पार्टी का प्रेसिडेंट हुआ, चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने सक्रियता से प्रजा के बहुत काम किए। विजयभाई रूपाणी के जीवन में एक भी व्यक्ति गुजरात में ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसको विजयभाई रूपाणी के सामने कोई फरियाद है। उन्होंने सभी लोगों को अच्छी तरह से सुनकर उसकी जो वेदना थी, उसका जो कार्य था, वो वेदना उन्होंने निकाल दी, कार्य भी पूर्ण किया, सभी को संतोष दिया। सेटिस्फाई पब्लिक को करना वो कार्यकर्ता का कर्तव्य, वो फर्ज था, वो विजयभाई ने अच्छी तरह से निभाया। और हम राजकोट के लोग ऐसे बोल सकते हैं कि राजकोट की कोई भी संस्था, चाहे कॉरपोरेशन हो, अन्य संस्था हो, जिन्होंने जो काम सौंपा वो उन्होंने करके बताया है। उसके अलावा राजकोट को काफी चीज उन्होंने नवीनता से दी है। इसीलिए राजकोट का विकास में विजयभाई रूपाणी का बहुत योगदान है। उसका सरल स्वभाव और दुश्मन रहित आदमी, किसी को विवादास्पद से दूर रहने वाला आदमी, वो पॉलिटिक्स में मिलना कम होता है। उसी में से विजयभाई रूपाणी एक ऐसा आदमी है कि जिसका कोई दुश्मन भी नहीं है, जिसका कोई विवादास्पद सब्जेक्ट भी नहीं है। ऐसी विरल व्यक्ति हमारे राष्ट्र की समस्या दूर करने के लिए, प्रजा की ये कार्य करने के लिए सक्रिय हो, ऐसा आदमी विजयभाई रूपाणी था।
हमारे तो वो परिवार के सभ्य की तरह से ही हम सब लोगों ने काम किया है। ऐसी विरल व्यक्ति को मैं मेरी ओर से और हमारी पार्टी की ओर से उसको भावांजलि और श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। और विजय भाई रूपाणी के जीवन में से सब कार्यकर्ता प्रेरणा लेकर प्रजा का काम बहुत करे, ऐसी ही कार्य शक्ति निर्माण हो, वही विजय भाई रूपाणी को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि हो सकती है। सर, वो चीफ मिनिस्टर थे तो वो आपको भी कई बार फोन करते थे, गाइडेंस मांगते थे, कुछ ऐसी वो हमारे कोई भी जो समस्या होती थी, कोई सूचन होता तो मैं विजय भाई को बोलता। विजय भाई को कोई यदि उसी को जरूरत होती तो वो तो विजय भाई मुझे नहीं, हमारे सीनियर सभी कार्यकर्ताओं को साथ संपर्क में रहते थे और वो जो कार्य करते थे उसी का उसको अभिमान नहीं था कि मैंने किया, ऐसा कभी विजय भाई ने कहा ही नहीं। हम सब साथ में मिलकर प्रजा का कार्य करना ये पॉलिटिकल पार्टी का कर्तव्य और फर्ज था और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक सिंपल कार्यकर्ता की स्वभाव से उन्होंने निभाया है। सर, पॉलिटिकल लेवल पर विजय भाई अब नहीं रहे सौराष्ट्र के लिए, एक बहुत बड़ी क्षति भी मानी जाएगी। देखो वो आज वो गुजरात में से चीफ मिनिस्टर रहे तो बाकी के लोग चीफ मिनिस्टर जब बने तो विजय भाई को पंजाब की जवाबदारी सौंपी, पंजाब का कार्य करने के लिए, दिल्ली का कार्य करने के लिए और सारे हिंदुस्तान में कोई भी जगह को काम के लिए पार्टी की जरूरत होती थी तब विजय भाई को भेजता था और विजय भाई उसके स्वभाव के मुताबिक सभी जगह पर अच्छी तरह से वो कार्य करते थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रमोद तिवारी बोले AI 171 हादसे की हद संभावना पर जांच हो। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए तकनीकी और मानवीय पहलुओं की समग्र जांच की मांग की है। उन्होंने कहा जिस तरह से ये हादसा हुआ है वे वाकई चिंता का विषय है। उड़ान भरने के महज 30 सेकंड के अंदर ही विमान में गड़बड़ी सामने आ गई। ये बताता है कि या तो पूर्व निरीक्षण में चूक हो गई या कोई गंभीर तकनीकी खामी थी। सांसद तिवारी ने घटना को व्यक्तिगत और राष्ट्रीय शोक बताया। कई परिवारों की कहानियां सामने आ रही है जिन्हें सुनकर मन व्यथित हो जाता है। ऐसी त्रासदी केवल आंकड़े नहीं होती, ये इंसानी दर्द और भविष्य के छीने हुए सपने होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि तकनीकी रूप से हर एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। कोई भी संभावना, चाहे वे ईंधन से जुड़ी हो, उपकरण हो या मानवीय भूल, उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हृदय विदारक है अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 171 का जिस तरह दुर्घटना हुई है वो चिंता का विषय है। यात्री जिन्होंने अपने आप एयर इंडिया पे भरोसा करके अपना कार्यक्रम बनाया था, कई परिवारों की कहानियां देख के तो मन व्यथित हो जाता है और उड़ने के 30 सेकंड के अंदर ही विमान में खराबी डिटेक्ट हो गई। इतनी कीमती जानें चली गई। इस पर मैं फिर दोहराना चाहता हूं, तकनीकी रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और हर संभावनाएं, हर कयास जो लगाए जा रहे हैं उनको जांचा जाना चाहिए, रूल आउट किया जाना चाहिए। मुझे बहुत पीड़ा है, दुख है और दुख के साथ कहना चाहता हूं, हमारे कितने परिवार बिखर गए, हमारे देश आए हुए कितने मेहमान अपने घरों को नहीं लौट पाए। 53 तो ब्रिटिश नागरिक थे, पुर्तगाल के थे, बहुत ही, पर मैं जोर देके कहना चाहता हूं, दुख की इस घड़ी में भी जांच इसकी होनी चाहिए। जिस तरह ये दुर्घटना हुई है वो ढेर सारे सवाल खड़ा कर रहा है। इसकी जांच निष्पक्षता से और खास तौर से टेक्निकल पहलू पर जांच होनी चाहिए।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक इंजन फेल होने पर भी 6 घंटे की उड़ान क्षमता, देवेश अग्रवाल बोले। एविएशन विशेषज्ञ देवेश अग्रवाल ने AI 171 हादसे पर अपनी गहरी संवेदनाएं जताते हुए विमान की तकनीकी विश्वसनीयता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मैं इस दुखद घटना में अपनी जान गंवाने वाले सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। यह हादसा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की क्षमताओं पर बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया, ये विमान बोइंग या नवीनतम और सबसे आधुनिक मॉडल है। इसकी सभी सुरक्षा प्रणालियां सक्रिय और विश्वसनीय होती है। इंजन भी कोई नया या प्रयोग ही नहीं बल्कि प्रामाणिक और भरोसेमंद तकनीकी है जिसका वैश्विक स्तर पर व्यापक उपयोग होता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ये विमान एक इंजन के फेल हो जाने पर भी 6 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यही इसकी डिज़ाइन की खासियत है। आकांक्षा और अफवाहों पर विराम लगाते हुए देवेश ने कहा, घटनाएं किसी भी एक कारण से नहीं होती, ये कई वजहों का मेल हो सकता है, इसीलिए इसकी हर एंगल से बराबरी से जांच जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि पूरी दुनिया की नज़र अब इस जांच पर है क्योंकि 787 ड्रीमलाइनर वैश्विक स्तर पर सैकड़ों उड़ानों में रोजाना सेवा देता है। आप करना चाहेंगे, क्या कुछ देखते हैं आप एज एन एविएशन एक्सपर्ट, क्या कुछ हो सकता है इसके पीछे से? देखिए, पहले तो मैं शोक प्रकट करूंगा 241 लोग जो हवाई जहाज पे थे और सुनने में आ रहा है करीब 75 स्टूडेंट्स थे जो बेचारे मेस में खाना खा रहे थे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। और कितने लोग कितने घायल हुए हैं, कितने और लोग इस दुनिया में नहीं रहे। पहले तो उनके परिवारों को थोड़ा सा शोक प्रकट करूंगा। दैट इज अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट। कुछ और उस तरफ से तो और कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो एक जीवन, आई थिंक वो जो बच गए, भगवान का आशीर्वाद है उन पे और निकल आए, बाकी सब गुजर गए। देखिए, ये 787 ड्रीमलाइनर जो जहाज है, ये बिल्कुल सबसे मॉडर्न जहाज है। बोइंग का आखिरी नया जहाज है जो आया है, बाहर रिलीज किया गया है, नया डिजाइन जैसे कह सकते हैं। एयरबस से A350 सबसे नया जहाज है उनके तरफ से भी। तो ये बिल्कुल नया जनरेशन का हवाई जहाज है। सब उसमें सेफ्टी सिस्टम्स बने हुए, और जो इन पे लोग शक कर रहे हैं कि भाई इंजन कोई फेल हो गया, ये जो इंजन हैं ये जनरल इलेक्ट्रिक के जेनेक्स इंजन हैं, GENX, दैट्स लाइक GE नेक्स्ट काइंड ऑफ एक काइंड ऑफ एक्रोनिम है। सो द जेनेक्स इंजन जो है ये पुराने इंजन हैं, मतलब ये नया कोई डिजाइन नहीं है। नया GE90 जो इंजन हैं सालों से, सदियों से सारे 777 पे लगे आ रहे हैं। जो नया वर्जन है 747 का, 747-8, उस पे भी फिट किए गए हैं और बहुत रिलायबल इंजन। अगर आप देखें, एयर इंडिया जो सैन फ्रांसिस्को से नॉन स्टॉप फ्लाइट उड़ाती है दिल्ली के लिए, बम्बई के लिए, बेंगलोर के लिए, वो 777 यूज करती हैं और उस पे भी GE90 इंजन फिट किए गए। और अगर आप देखें उसका फ्लाइट पाथ देखें तो नॉर्थ पोल के ऊपर से और रशिया के जो साइबेरिया रीजन है जहां बहुत कम एयरपोर्ट्स हैं वहां से जाती हैं। और क्योंकि ये इस इंजन के वजह से ये इंजन सर्टिफाई किया गया है कि किसी एयरपोर्ट से 6 घंटे दूर रह सकता है। इतना रिलायबल है लोगों को कि इंजीनियर्स और सारे दुनिया के रेगुलेटर्स और एयरलाइंस रेगुलेटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सब उनको इतना भरोसा है इस इंजन पे कि वो बोलते हैं कि ये इंजन फेल नहीं होगा, 6 घंटे दूर तक आप रह सकते हो। इतना हमें इस पे कॉन्फिडेंस है। तो थोड़ा सा ये 787 का पहला एक्सीडेंट है जहां मतलब मृत्यु हुई है और हवाई जहाज को, जैसे एविएशन टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, हल लॉस,
हवाई जहाज को अभी भी जैसे समुद्र के जहाज को बोलते हैं, तो जहाज का हल जो होता है, जो बॉडी होती है, सो इट इज द फर्स्ट हल लॉस ऑफ अ 787। दुनिया की नजर रहेगी इस एक्सीडेंट पे, क्योंकि करीब 1200 787 बिक चुके हैं एयरलाइंस को। आज भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने ट्विटर DLR एविएशन ट्विटर पे मैंने एक फोटो डाली है कि कितने 787 फिलहाल अब भी इस वक्त हवा में उड़ रहे हैं, और इट इज लिटरली इन हंड्रेड्स। इतने हवाई जहाज सारे दुनिया में उड़ रहे हैं फिलहाल, राइट नाउ, एज ऑफ राइट नाउ। तो ये बहुत रिलायबल एयरक्राफ्ट है। दुनिया का नजर रहेगा इस पे, क्योंकि सब जानना चाहेंगे कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। स्पेकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट कभी एक सिंगल कारण का नतीजा नहीं होता है। हमेशा इट्स अ सीरीज ऑफ ईदर एक्शंस और फेलियर्स दैट हैपन। एक सिंगल पॉइंट फेलियर कभी नहीं रहता है एक्सीडेंट में। कोई भी आप एयरलाइन एक्सीडेंट देखिए दुनिया में, हमेशा इट इज अ सीरीज ऑफ फेलियर्स दैट रिजल्ट इन द एक्सीडेंट। एंड सो दैट इज द रीजन व्हाई इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स को थोड़ा टाइम दें। मेरे हिसाब से करीब 3-4 दिन या एक हफ्ते के अंदर इन्वेस्टिगेटर्स हमें एक बेसिक अंदाजा देंगे कि भाई ऐसे कुछ होने को हुआ है। ऑफ कोर्स फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए उनको 2 साल लग सकते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में जाते हैं। और खास करके 787 का जो आप सब लोग ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो असली में ऑरेंज कलर का एक डब्बा होता है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है। और जो 787 है, क्योंकि सबसे नया जनरेशन का हवाई जहाज है, उसमें अपने जैसे सेलफोन में मेमोरी होता है, सॉलिड स्टेट मेमोरी जैसे बोलते हैं, SSD ड्राइव्स होते हैं, तो वो उस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। वो ऑलरेडी सुनने में आया है कि रिकवर हो चुके हैं। देखते हैं कि अगर वो आग में थोड़ा सा डैमेज हो गए हैं तो फिर अमेरिका जाएंगे, जहां स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट उसमें से डेटा निकालेगा। सो एक तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है जिससे सारा आवाज कॉकपिट में रिकॉर्ड होता है, और दूसरा है DFDR, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो हजारों पैरामीटर हर सेकेंड मापते रहता है। तो उससे इन्वेस्टिगेटर बाकायदा पूरा हवाई जहाज का सिमुलेशन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हर आइटम में क्या हुआ, कहां क्या क्या हुआ। लिटरली पूरा हवाई जहाज को रिक्रिएट करेंगे कि हुआ क्या, और वो उसके कारण, इस एक्सीडेंट का कारण, या जो पॉइंट्स ऑफ फेलियर हुए हैं और जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है, सब वो बाहर आएगा। क्योंकि दुनिया का नजर है इस एक्सीडेंट पे। ये पहला एक्सीडेंट है इस हवाई जहाज का, तो लोग, सारी दुनिया जानना चाहेगी कि क्यों हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता नाना पटोले का कैसा बयान। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद से ही लगातार विपक्ष नेता इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि ये ऑपरेशन बिल्कुल ऐसा था जैसे बच्चे कंप्यूटर रूम में बैठकर वीडियो गेम खेल रहे हो, इससे ज़्यादा ये और कुछ नहीं था। नाना पटोले के इस बयान से राजनीतिक बहस गर्म हो गई है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि अगर पटोले को ऑपरेशन सिंदूर एक वीडियो गेम लग रहा है तो वीडियो गेम खेलने वाले बच्चे और कोई नहीं बल्कि राहुल गांधी ही है। उन्होंने उन्हीं को पता नहीं कि क्या हमारे आसपास कौन सी घटनाएं घट रही है। वहीं शिवसेना नेता साइना NC ने कहा कि इस तरह की अच्छी मानसिकता केवल कांग्रेस की ही हो सकती है। उसका फिर एक बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संशयास्पद केंद्र सरकार की भूमिका ऐसा। देखो, जो सिंदूर उजाड़ने में महत्व रखते हैं, जो 26 हमारी बहनों का पहलगाम में जो सिंदूर उजाड़ा गया, जो आतंकवादी थे वो आज तक नहीं मिले। व्यापार के लिए ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने, और एक बार नहीं, एक डजन बार कहा है कि हमने दोनों देशों को धमकाया है कि हम तुम्हारा व्यापार बंद कर देंगे और इसलिए आप युद्ध विराम करना चाहिए। और उन्हीं के इशारे पे ये ऑपरेशन सिंदूर रोका गया।
विदेश मंत्री ने जो वक्तव्य किया उसमें भी एक बात स्पष्ट हुई कि पहले पाकिस्तान को बताया गया कि हम कौन से जगह में टारगेट कर रहे हैं, वहां से आपके लोगों को हटा दो। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर में जो छोटे बच्चे गेम खेलते हैं वो गेम खेला गया, और जो आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर छीना था उनके बारे में देश के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बात रखी, ये भी सवाल देश की जनता के सामने है। और इसलिए ममता दीदी ने जो बात कही है और उसके बारे में आज भी देश की जनता में एक चिंता का विषय बना है। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए और देखते रहिए तमाम बड़ी खबरें मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।